पूर्ण होते हैं, जिसे मध्य मार्ग बुद्ध ने कहा है। ये मध्य मार्ग का देश था, लेकिन कुछ अम्बेडकरवादी हो गए, उनको कुछ नहीं पता, कुछ गांधीवादी हो गए, उनको कुछ नहीं पता, कुछ लोग रामवादी हो गए, कुछ राम विरोधी हो गए। इस देश के अंदर आपको सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी और बीच का रास्ता लेना पड़ेगा। अगर आप अतिवादी होते हो तो आप कुछ भी हो, आप हिंदुस्तानी नहीं हो, क्योंकि ये हिंदुस्तान है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अगर आप अपनी जाति के बारे में सोचते हो तो आप हिंदुस्तानी नहीं हो, आप अपने धर्म के बारे में सोचते हो तो आप हिंदुस्तानी नहीं हो, सिर्फ आप अपनी भाषा के बारे में सोचते हो तो आप हिंदुस्तानी नहीं हो, कुछ भी हो, आप अपने क्षेत्र के बारे में सोचते हो तो सिर्फ आप हिंदुस्तानी नहीं हो, कुछ भी नहीं। आप शूद्र है ना, फिर प्रधानमंत्री भी शूद्र हैं, क्योंकि वो सेवक कह रहे हैं अपने। सेवक शूद्र का मतलब सेवक है, जो नौकरी करता है वो सेवक होता है और शूद्र होता है। ठीक है। तो जितने नौकरी कर रहे हैं, ये तो मैं भी कहता हूँ, जितने नौकरी कर रहे हैं वो सारे शूद्र हैं। फिर तो 100% रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि शूद्रों के लिए ही है ये नौकरी। रिजर्वेशन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये गांधी जी कहते थे, जो राम का नाम, वो जानते थे कि इस देश की आत्मा राम है, और राम की बात चली है तो कुछ लोग राम का बेजा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी इस देश में जगह जगह कड़ कड़ में बच्चे बच्चे को कोई शिक्षा दी जाती है, किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, तो कहा जाता है राम से सीखो, कैसे भाई के साथ व्यवहार करेंगे, कैसे पिता के साथ व्यवहार करेंगे, कैसे आज्ञा पालन करेंगे, कैसे एक पत्नी व्रत रखेंगे, कैसे मित्रों का सम्मान करेंगे, और कैसे दुश्मन को भी दुश्मन नहीं समझेंगे, उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी बातें हैं। गांधी की फ़ोटो देखी मैंने यहाँ पर, हाँ, इधर गांधी सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो देखी, और देखकर मुझसे रहा नहीं गया। जंतर मंतर पर आकर मैं ये लगातार मैं इनकी बात करता हूँ, ये लोग गांधीवादी हैं, और जो गांधीवादी है वो जानता है कि राम धुन गाते थे गांधी। ऐसे ही हमारे साथ हैं, जय हो माता पिता की बात कह रहे हैं, क्योंकि माता पिता क्या हैं? माता पिता वही हैं जो भगवान हैं, और यहाँ तो भगवान जो भी आपको कुछ देता है वो भगवान होता है। और ऐसे लोग निस्वार्थ कम ही मिलते हैं जो खुद पैदल यात्रा कर रहे हैं और एक विचार के लिए, प्रेम के लिए, भाईचारे के लिए समाज में रत हैं। पैसे नहीं होंगे इनके पास, लेकिन इनके पास क्या है? विचार है, और इनके पास सही रास्ता है। और ऐसे ही व्यक्ति से मैं मिलाना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? तुलसीराम मौर्य। तुलसीराम मौर्य। तो देखिए कितना अच्छा नाम है, तुलसी। तुलसी के बारे में कहा जाता है कि कई बीमारियों का इलाज है, लोग तुलसी का उपयोग करें। और राम तो इस देश की आत्मा है। और मौर्य वो थे जिन्होंने इस देश को एकजुट किया। तो आप तो तीनों प्रतिभाएं हैं, तो फिर से एकजुट होने के लिए निकलते हो, आप पद यात्रा करते हो। आखिर चाहते क्या हो आप? मैं ये पदयात्रा सन 2014 से लगातार कर रहा हूँ। हर साल सभी धर्मों को सम्मान करते हुए करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश में सुख शांति हो, दंगे फसाद ना हो, आरक्षण की, जाति धर्म की राजनीति बंद हो, और ये लोगों को समय पे इंसाफ मिले, पत्थरबाजी, हिंसक आंदोलन बंद हो। अगर कोई शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है तो उसका सम्मानपूर्वक समाधान भी होना चाहिए। यह ना हो कि एक शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है, उसकी अपेक्षा होती रहे और बेचारा आंदोलन ही खत्म हो जाए। देखिए कितनी हाँ बोल मतलब शांतिपूर्वक कोई आंदोलन हो रहा है, कोई शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है तो उसके समाधान भी सम्मानपूर्वक होना चाहिए। और अगर कोई हिंसक आंदोलन हो रहा है, पत्थरबाजी और ये सब हो रहा है, तो उस पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए। ये मेरा कहना है। मैं एक और चीज़ कहूँगा, इन्होंने बड़ा थोड़ा सा डिटेल करके मैं अगर समझा दूँ। देखिए, धर्म और राजनीति दो अलग अलग चीज़ें हैं। धर्म जोड़ता है आपको और राजनीति तोड़ती है। किसी भी चीज़ पर अगर जब राजनीति होने लगती है तो वो समाज को तोड़ देती है। चाहे वो जिन्होंने आरक्षण की बात की, अगर उस पर राजनीति होगी तो समाज को तोड़ेगी। राजनीति का मतलब ये नहीं किसी को कुछ मिलेगा, राजनीति में तो नेता को मिलता है सब कुछ, बाकी समाज में विघटन पैदा होता है। तो धार्मिक प्रवृत्ति ज़्यादा होनी चाहिए बशर्ते राजनीति के, क्योंकि इस देश को राजनीति की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी कहते हैं ना, हम घर में भी अगर कोई झगड़ा हो जाता है कि राजनीति मत करो। हम परिवार में राजनीति नहीं चाहते, हम घर में राजनीति नहीं चाहते, हम समाज में भी राजनीति नहीं चाहते, फिर हम देश में राजनीति क्यों चाहते हैं? ये भी प्रश्न है, किसी दिन और बताऊँगा इस प्रश्न में। क्योंकि राजनीति दुश्मन के साथ होती है, अपनों के साथ राजनीति नहीं होती, अपने के साथ तो प्रेम होता है। एक और व्यक्ति हमारे साथ खड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार जैन। जैन साहब? हाँ जी। जैन अपने आप में इतना बड़ा है। जब हम बौद्ध और जैन की बात करते हैं तो कहते हैं क्रीम,
जो सनातन की क्रीम जो है, जो हिंदुओं की या जो इस देश की संस्कृति में जो सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसने कि इतनी गहराई से बातें करी, वो आपका समाज है। और इतनी गहराई से बात करने के बाद भी आज क्यों आपके संदेश फीके हो रहे हैं? क्यों लोग शांति, अहिंसा ये सब को छोड़कर क्यों इतने झगड़ा कर रहे हैं और आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे? क्या कहेंगे? जी, इन प्रश्नों का उत्तर श्री देवालय संघ के माध्यम से डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी ने दे दिया। जो हम इस पत्र के पहले ही सूत्र में, ना भय हो, ना भूख हो, ना भेदभाव हो, ना भय हो, न भूख हो, ना भेदभाव हो, हम सब मिलकर साथ रहे, साथ चले, यही संदेश श्री देवालय संघ आज पूरे समाज को दे रहा है। ये लगातार जिस तरह देश में राजनीति हो रही है, और राजनीति भी क्या, लोगों को तोड़ने की, कि तो किसी को कहते हैं तुम्हारा हक इसने खा लिया, उसको कहते हैं तुम्हारा हक इसने खा लिया। सारा समाज सड़कों पे आ गया है। पहले कुछ समाज था, अब सब समाज है। आज देख रहे हैं ब्राह्मण भी सड़कों पे है, सब तरफ के सड़कों पे हैं। अब तो जो लोग अपने आप को मजबूत कहते थे वो भी सड़कों पे है। तो ये नेता करना क्या चाहते हैं देश के साथ? देखिए, मैं आपको बताऊं, श्री देवालय संघ सबको जोड़ने की बात करता है, एक ही उद्देश्य लेके चला है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और जो वर्ण की बात की, तो आज श्री देवालय संघ ने कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई जाति नहीं है। यह तो जिस कर्म से व्यक्ति जीविका कमाता है उसके अनुसार उसका वर्ण कहा गया है। जाति या वर्ण कर्म से नहीं, जन्म से नहीं, कर्म से है, जन्म से नहीं, कर्म से है, जन्म से नहीं। चलिए, मैं एक बार पकड़िए, बहुत गहरी बात कही इन्होंने कहा जो आपका प्रोफेशन है वही आपका जाति है। जैसे कि कोई लोहार था तो लोहार का काम करता था तो उसकी जाति वो हो गई, जो कोई व्यापार करता था तो उसकी जाति वो हो गई, कोई शिक्षा का काम कर रहा है तो उसकी जाति ब्राह्मण हो गई, यही कहना चाह रहे हैं। और कोई युद्ध और बिल्कुल, ब्राह्मण जो मार्गदर्शन करके जीविका कमाता हो, क्षत्रिय जो राज्य संबंधी कार्य करके जीविका कमाता हो, वैश्य जो किसी प्रकार की सेवा या वस्तु बेचकर जीविका कमाता हो, शूद्र जो भीख मांग कर लूट कर जीविका कमाता हो। आप ये जो बात कह रहे हैं, आप लगातार ऐसी बातें चल रही है समाज के अंदर कि जो तो लूटपाट करने वाले को तो कभी सम्मान तो मिलेगा नहीं, लेकिन आजकल तो वो जाति जो कर्म के आधार पे थी वो उन्होंने बता दिया, सर्टिफाइड कर दिया कि पर्टिकुलर ही जाति वाले लुटेरे हैं, पर्टिकुलर जाति वाले बहुत ज्ञानी हो गए। क्या जात से कोई ज्ञानी या लुटेरा हो सकता है? जन्म जात से नहीं, जाति के आधार पर कोई लुटेरा नहीं होता। देखो, जाति तो कर्म है, कर्म होता है, और शूद्र का मतलब सेवा भाव होता है, शूद्र का मतलब नीचता नहीं होता है, ये सब नहीं होता। वो थोड़ा हमारा इसमें दोनों विभेद है, थोड़ा सा भेद है। तो ये सारी सरकार शूद्र है ना, फिर प्रधानमंत्री भी शूद्र हैं क्योंकि वो सेवक कह रहे हैं अपने सेवक। शूद्र का मतलब सेवक है, जो नौकरी करता है वो सेवक होता है और शूद्र होता है। ठीक है। तो जितने नौकरी कर रहे हैं, ये तो मैं भी कहता हूँ, जितने नौकरी कर रहे हैं वो सारे शूद्र हैं। फिर तो 100% रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि शूद्रों के लिए ही है ये नौकरी। रिजर्वेशन देखो, फिर वो आप इसी मुद्दे पर आ गए। नहीं, मैं तो वैसे रिजर्वेशन का मतलब ये होता है अयोग्यता को बढ़ावा देना और योग्यता को नकार देना। ठीक है, योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए नौकरी। नौकरी में क्या योग्यता चाहिए? नौकर की क्या योग्यता चाहिए? नौकर की योग्यता हाजी की नौकरी, नाजी का घर। कहीं रिजर्वेशन ऐसी जगह होता, कोई बड़ा हम रिसर्च कर रहे हैं, वैज्ञानिक होते, या फौज में रिजर्वेशन होता, या खेल में तो नहीं है रिजर्वेशन। नौकरी में तो रहने दो थोड़ा बहुत, क्या दिक्कत जो उनके योग्यता मांगी जाती है, जैसे शिक्षा की योग्यता होती है, वो तो मानदंड पूरे होने चाहिए ना, उनके मानदंड तो पूरे होने चाहिए। तो और बाकी 4th क्लास की नौकरी में तो कोई रिजर्वेशन की 100% शिक्षा की योग्यता की जरूरत नहीं होती। वहाँ तो जो भाई जाए जो पहले वही पाए, सीधी बात है। अच्छा, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे। लेकिन हम नौकरी क्यों करते हैं ये भी देखना पड़ेगा। सरकारी नौकरी, सरकार अक्सर मैं ये कहता हूँ, सरकार का मतलब सिस्टमेटिक तरीके से एक लूट तंत्र है, और जिसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। सब जातियाँ चाहती हैं कि भाई हम उसमें, क्योंकि सरकार का नाम, एक आदमी को जहाँ एक काम के लिए मार्केट में 15 से 20 हज़ार मिलेंगे, वहाँ 1 लाख रुपए तक तनख्वाह दे देती है सरकार, और काम के नाम पर नील बटा सन्नाटा। तो हर व्यक्ति चाहता है, हर जाति चाहती है कि कैसे ही ना कैसे ही उस लूट में हमारी भी हिस्सेदारी हो जाए, जो सरकार के नाम पे लूट होती है। तो इसलिए सरकारी नौकरी चाहिए। इसीलिए फिर कहते हैं कुछ वर्ग तो लूटे जा रहे हैं, कुछ जो उच्च जातियाँ हैं उनके तो सारी सरकारी नौकरियाँ उन्होंने खा ली।
तो वो निचला वर्ग है वो भी कहता है यार हमें भी थोड़ा हिस्सा दे दो, 15-20% मांग भी रहे हैं तो दिक्कत क्या है? नहीं, अगर थोड़ा बहुत मांग रहे हैं, बाकी तो खुला है। देखो ये कहना गलत है कि सारी नौकरियां ऊंची जाति वालों के पास है। मैं ऐसे देखा दूंगा बहुत से आदमी होमगार्ड की नौकरी के हैं, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, या क्या नाम है छोटा मोटा धंधा करे बैठा, कोई डेयरी खोले बैठा है, कोई खेती का काम कर रहा है, छोटे मोटे काम कर रहे हैं ऐसे, चाय वाय की दुकान कर रहे हैं, ब्राह्मण हो चाहे वो बनिया हो, कोई भी हो, नौकरी थोड़ी ना कर रहे हैं। नौकरी नहीं करे ना, वो जरूरी थोड़ा कोई जो ऊंची जाति से वो नौकरी कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। अच्छा, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है अक्सर कि जो प्रतिशत देखा जाता है ना, एक परसेंटेज देखा जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो ऊंची जातियां हैं या जिनको ऊंची जातियां कहते हैं या जिनको हम जनरल कास्ट कहते हैं, उनकी नौकरियों में ज़्यादा हिस्सेदारी है, ऐसा डाटा है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा अगर बड़े छोटे भाई को भी थोड़ा सा अगर दे दिया है 10-15%, तो उसमें दिक्कत क्या है? देखो मेरी बात सुनो, आरक्षण जो है इस देश के लिए कैंसर बन चुका है। आज आरक्षण की दौड़ इतनी लंबी हो गई है, इतनी लंबी लाइन हो गई है। जाटों का आरक्षण चाहिए, मराठों का आरक्षण चाहिए, राजपूत आरक्षण चाहिए, ब्राह्मणों को भी चाहिए होगा। ब्राह्मणों को भी चाहिए, और दे ही दिया है, तो दे ही दिया है। और ओबीसी को भी चाहिए, और SC ST को भी चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ गृह युद्ध होगा। गृह युद्ध इसलिए होगा, ये गहरी बात है। एक रोटी है, इसमें बड़ा टुकड़ा मेरा, वो क्या बड़ा टुकड़ा मेरा, वो क्या बड़ा टुकड़ा मेरा, सब उस टुकड़े को छीन छीन के आपस में लड़ेंगे और ये देश का नाश होगा और ये देश टुकड़ों में बटेगा। फिर कहीं जाटस्तान बनेगा, कहीं राजस्थान बनेगा, कहीं दलितस्तान बनेगा, कहीं बनियों का स्थान बने वो देश बनेगा, छोटे छोटे जातियों में देश बटाए, टुकड़े में बटेगा, कहीं धर्मों के नाम पर देश बटेगा। हाँ, ये गहरी बात कह रहे हैं कि रिजर्वेशन के नाम पे जिस तरह से समाज को तोड़ा जा रहा है, जो ये पट्टी पढ़ाई जा रही है कि तुम्हारा समाज पीछे रह गया, तुम्हारा समाज आगे रह गया, इसने उसका खा लिया हक, इससे जो नफरत पैदा हो रही है वो देश में कहीं ना कहीं लोग विघटन की स्थिति बना रहे हैं। तो रिजर्वेशन का जो पर्पस था ना, वो पर्पस वो था कि किसी कमजोर को प्रोटेक्ट करने का। लेकिन अब जब अगड़ी जातियां भी जो ये कह रहे हैं, जैसे जो जनरल में थे वो भी कोशिश कर रहे हैं कि यार रिजर्वेशन का मतलब जिसकी जितनी संख्या भारी वो ले लेगा उतना रिजर्वेशन। तो ये नहीं था, रिजर्वेशन का मतलब ये था जो कमजोर था, जिसको सदियों तक जिसके साथ अत्याचार हो गया, दब गया, उसको प्रोटेक्ट करना था। रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं था कि तुम ताकतवर हो, तुमने रेल रोक ली और तुमने सड़क रोक ली तो तुमको रिजर्वेशन मिल जाएगा, जो उसके सोशल कॉस्ट थे। लेकिन अब रिजर्वेशन क्या है, पॉलिटिकल कॉज हो गया है। जो ज़्यादा प्रोटेस्ट कर लेता है, जो जाति ज़्यादा ताकतवर होती है, अपनी शक्ति दिखा देती है, सरकार झुक जाती है और वो रिजर्वेशन की बात होने लगती है। गलत है ना, तो यही तो मैं बंद करने की सोच रहा हूँ। यही मैं कह रहा हूँ, धारा 370 की तरह ये भी बंद होना चाहिए। कुछ लोगों का पेट इतना भर गया है ना कि वे उल्टी सीधी बातें करते हैं, विवादित बातें। कोई महात्मा गांधी को पूरा इल्जाम लगा रहा है, चरित्रहीन था, ऐसा नंगा सोता था औरतों के साथ, ऐसा वैसा। कोई भगवान राम को काल्पनिक बता रहा है, कोई रामायण को गाली दे रहा है, कोई रामायण जला रहा है, कोई अपने महात्मा बुद्ध को गाली दे रहा है, कोई अम्बेडकर जी को गाली दे रहा है, कोई। ये मैं बता दूं, ये देश महापुरुषों का देश है। हर महापुरुष की अपनी USP होती है। जिनकी बुद्धि संकीर्ण होती है, जिनकी बुद्धि कमजोर होती है, वो उनको समझ नहीं पाते। किसी महापुरुष ने बताया कि इस आम के पेड़ के बारे में, किसी ने बताया पीपल के पेड़ के बारे में। इसका मतलब जब आप कंपैरिजन करने लग जाते हो, आप बुद्ध को कंपेयर करने लग जाओगे राम से, आप अंबेडकर को कंपेयर करने लग जाओगे गांधी से। दोनों अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ने ये दिखाया है, दोनों ने मिलकर बहुत जगह मिलकर दिखाया है कि हम दो नदी की धाराएं भी मिल सकती हैं। एक चीज बता रहा है, दूसरा दूसरी चीज बता रहा है और दोनों मिलकर पूर्ण होते हैं, जिसे मध्य मार्ग बुद्ध ने कहा है। ये मध्य मार्ग का देश था। लेकिन कुछ अंबेडकरवादी हो गए, उनको कुछ नहीं पता, कुछ गांधीवादी हो गए, उनको कुछ नहीं पता, कुछ लोग रामवादी हो गए, कुछ राम विरोधी हो गए। इस देश के अंदर आपको सब चीजें समझनी पड़ेंगी और बीच का रास्ता लेना पड़ेगा। अगर आप अतिवादी होते हो तो आप कुछ भी हो, आप हिंदुस्तानी नहीं हो। क्योंकि ये हिंदुस्तान है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अगर आप अपनी जाति के बारे में सोचते हो तो आप हिंदुस्तानी नहीं हो। आप अपने धर्म के बारे में सोचते हो तो आप हिंदुस्तानी नहीं हो। सिर्फ आप अपनी भाषा के बारे में सोचते हो तो आप हिंदुस्तानी नहीं हो। कुछ भी हो, आप अपने क्षेत्र के बारे में सोचते हो तो सिर्फ आप हिंदुस्तानी नहीं हो, कुछ भी नहीं। आप हिंदुस्तानी नहीं हो, कुछ भी हो। इसीलिए जो हिंदुस्तानी वही है जिसका दिल बड़ा है, जो देश को ही नहीं पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है, वही हिंदुस्तानी। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।